दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म निकला हुआ है और इसके फॉर्म स्टार्ट जो डेट है वो 27 तारीख से हो चुके हैं और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो मैं इसकी सारी जानकारी एसएससी जीडी के बारे में टोटल जानकारी इस पूरे वीडियो में देना चाहूँगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देख लीजिए। जैसे कि एसएसजीडी में कितनी वैकेंसी निकली है, कितनी डेट से कितने डेट इसकी लास्ट डेट है, एज में भारी छूट दी गई है तो कितनी दे रखी है, ओबीसी वाले कितनी एज तक भर सकते हैं, जनरल वाले कितनी एज तक भर सकते हैं, एससी एसटी वाले कितने एज तक भर सकते हैं। और इस बार सिलेबस के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर मैं देने वाला हूँ कि किस पोस्ट को पहली प्रिपरेशन देनी है और किस पोस्ट की लास्ट प्रिपरेशन देनी है। इस प्रकार अपन अगर फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस पूरे वीडियो को बिना स्किप करें जरूर देखें, ठीक है। तो अपन सारी जानकारी लेते हुए पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं कि कुल इसके अंदर जो पोस्ट है, कुल पोस्ट तो कुल पोस्ट है इसके अंदर 24,369। ये आप सभी जानते ही हैं कि 24,369 पोस्ट इसके अंदर निकली हुई है। इसके बाद आपकी जो फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है, फॉर्म भरने की जो डेट है, फॉर्म भरने की डेट आपको पता है 27 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट है, 27/10/2022 से। जो इसका लास्ट डेट है, जो आखिरी तारीख है इसकी, आखिरी तारीख वो है आपकी 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 तक अगर आपने फॉर्म भर लिया है और अगर किसी का पेमेंट नहीं कटा है तो पेमेंट यानी पैसा कटने की जो डेट है वो 1 दिसंबर को भी आप काट सकते हैं। लेकिन आपको जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म 30 नवंबर 2022 तक ही भर सकते हैं। इस वजह से आप हमेशा ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं सोचें कि डेट इसके आगे बढ़ेगी, एसएससी की डेट कभी आगे नहीं बढ़ती है। इस वजह से आप 27 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और आज लगभग 3 तारीख हो गई है, तो 30 नवंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा इस पूरे वीडियो को किसको क्या पहले देनी है। अब देखते हैं अपन कि ओबीसी और जनरल और ओबीसी वाले जब फॉर्म भरेंगे तो इसके लगेंगे 100 रुपए। आप पोर्टल पर जाकर 100 रुपए इसके दे सकते हैं। एससी और एसटी वालों के इसमें 1 रुपए भी नहीं लगेगा, आपको 0 रुपए पे करना है। यानी कि पोर्टल वाला जितना रुपए आपसे मांगेगा उतना आपको पे करना है, बाकी आपको कोई पे नहीं करना है, एससी और एसटी वाले। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एज में इस बार भारी छूट दी गई है, तो एज में कितनी छूट दी गई है तो वो देख लीजिए आप। एज जरूर देख लीजिए आपकी एज कितनी तक कर सकते हैं। तो एज की जो गणना की गई है वो एज की गणना आपकी एज की जो गणना की जाएगी वो एज की गणना की जाएगी आपकी 1 जनवरी 2023 तक की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आप या तो 18 साल से कितने साल तक होना चाहिए, 23 साल तक होना चाहिए। लेकिन इसमें सभी को ऑल ओवर जनरल ओबीसी एससी एसटी पूरे को ऑल ओवर आपको 3 साल की इसमें सरकार की तरफ से छूट दी गई है। ये बहुत अच्छी छूट है। तो टोटल आप 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 जनवरी 2023 तक अगर आप 18 से 23 साल, तो एसएससी जीडी की जो एज है वो निर्धारित की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें 3 साल की और एक्स्ट्रा आपको छूट दी गई है ओवरऑल। तो आप 26 साल तक 1 जनवरी सन 2023 तक अगर आप 26 साल के हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ये फॉर्म भर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी वाले 26 साल तक के लिए भर सकते हैं। इसके बाद ओबीसी की अगर अपन बात करें कि ओबीसी वाले कितने साल तक भर सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 18 से 23 तो गवर्नमेंट की तरफ से चली रही है एसएससी की तरफ से, लेकिन 18 साल से 23 साल तक तो चली रही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ओवरऑल 3 साल की और छूट ओवरऑल दी गई है। और इसके बावजूद ओबीसी वाले को
3 साल की और छूट दी गई है। इसका मतलब आप समझते हैं कि 23 और 3 26, 26 और 3 29, यानी कि अगर ओबीसी में अगर कोई विद्यार्थी है और फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो 1 जनवरी 2023 तक, आप यदि आपकी उम्र 18 साल से 29 साल तक के बीच में है तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी बीच अपन यदि एससी और एसटी की अगर बात करते हैं कि एससी और एसटी वाले कितने तक भर सकते हैं, तो 18 साल से 23 साल तो है ही है, ये उम्र तो चल ही रही है। इसके बावजूद ओवरऑल जो छूट दी गई है वो 3 साल दिए गई है, और एससी और एसटी वालों को टोटल मिलाकर 5 साल की छूट दी गई है। इस प्रकार से आपका हुआ 23, 3, 26 और 5 31 साल। 31 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी एससी और एसटी के अंतर्गत आता है, यदि वह 1 जनवरी 2023 तक 18 साल से 31 साल के बीच में यदि अपनी उम्र रखता है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये इस साल उम्र के अंदर बहुत भारी छूट इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भारी छूट इस बार एसएससी ने दी है, और इस बार आपके जो 3 साल जो ओवर एज हुआ था उनको इसमें कन्वर्ट किया गया है। तो आप जरूर इसके अंदर फॉर्म डाल लें और पूरी तैयारी 100% जोर लगा के जितना हो सकता है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप डट के मेहनत कर लीजिए। और इसकी एग्जाम के बस ओनली 60 दिन बचे, यानी कि पूरे 90 दिन 60 दिन, यानी कि आपके 2 महीने लगभग इसके अंदर बचा है। उसमें आप पूरा जोर और पूरा सब कुछ लगाकर एक एकाग्रता के साथ पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि ये जो छूट दी गई है ये आने वाले सालों में हो सकता है कि अब आपको नहीं मिले। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इन मौकों को आप जाने ना दें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म भरने का डेट 27 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपका 30 नवंबर है। और जनरल ओबीसी वालों को 100 रुपए आपको फॉर्म भरने का फीस पे करना होगा, एससी एसटी वालों को कोई रुपए पे नहीं करना होगा। इसके बाद पैसा जो आपका कटेगा वो 1 दिसंबर 2022 तक आप काट सकते हैं। इसके बाद एज में जो भारी छूट दी गई है, एज की गणना 1 जनवरी 2023 तक की जाएगी। 18 साल से 23 साल तो एसएससी देती है हमेशा, 3 साल ओवरऑल पे दी गई है, तो 18 और 3 कितने हो गए 26। ये जनरल कैटेगरी वाले यदि 1 जनवरी 2023 तक अगर 26 साल की उम्र के अंतर्गत आते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ओबीसी वाले के लिए 3 साल है, 3 साल और एक्स्ट्रा छूट दी गई है। इसका मतलब आप 29 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एससी और एसटी वाले 18 साल से 23 साल यानी 3 साल तो ये ओवर वाले हैं, और 5 साल आपको एक्स्ट्रा छूट दी गई। इसका मतलब आप 31 साल तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी बीच अपन आगे चलते हैं कि सिलेबस में इसके बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो सिलेबस के अंतर्गत क्या बड़ा बदलाव हुआ है उसको अपन देखते हैं आगे। तो देखते हैं अपन क्या बड़ा बदलाव इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन इतना कोई ज्यादा बड़ा बदलाव है नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सिलेबस, इस बार भी बहुत अच्छा सिलेबस है और आपको क्लियर कर देना है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि पहले और अब, इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि पहले क्या सिलेबस था और अब क्या सिलेबस है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। पहले आपको याद होगा कि कुल प्रश्न की जो संख्या थी वो कुल प्रश्न आपके आते थे 100। आपके इसमें प्रत्येक 25 क्वेश्चंस होते थे और 4 विषय के होते थे। विषय कितने होते थे आपके? 4 विषय होते थे। इस वजह से 25 प्रत्येक विषय के 25 क्वेश्चन होते थे और टोटल 4 विषय होते थे। इस मिला के आपके कितने क्वेश्चंस बनते थे? 100 क्वेश्चंस, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपका होता था। जिसके अंदर जैसे मैथ की बात की जाए तो मैथ आपकी 25 नंबर की, रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग भी आपकी कितने नंबर की? 25 नंबर की, और जीके और करंट अफेयर देखा जाए तो ये भी 25 नंबर का, और इसके बाद हिंदी या इंग्लिश अगर देखी जाए तो ये भी 25 नंबर की। इस प्रकार से आपका जो शेड्यूल बनता था वो पूरे 100 नंबर का बनता था। इसमें पहले आपको जो कुल समय दिया जाता था वो कुल समय आपको दिया जाता था
पूरे 90 मिनट। लेकिन इस बार सरकार ने इसमें काफी चेंजेस किया है और इस बार जो कुल प्रश्न की संख्या होगी वो कुल प्रश्न की संख्या होगी आपकी 80। अब इसमें आपके पहले 25 क्वेश्चंस प्रत्येक विषय में पूछे जाते थे, अब प्रत्येक विषय में आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूरे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। इस प्रकार आपके नंबर रहेगा 80। पहले मेरिट आपकी 100 नंबर में बनती थी, अब मेरिट आपकी 80 अब 80 पे नहीं बनते हुए पहले प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होता था, इस प्रकार आपके 100 नंबर बनते थे। लेकिन अब प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 2 नंबर का रहेगा। पहले प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता था? पहले प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता था, 1 नंबर का होता था। अब प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार आपका 80 × 2 बराबर 160 नंबर का आपका क्या बनेगा? पेपर बनेगा। यानी कि इस बार जो मेरिट बनेगी वो 160 नंबर के आधार पर बनेगी। पहले 100 नंबर के आधार पर मेरिट बनती थी, अब 160 नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी। इसका मतलब मैथ के अंदर भी आपके 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के अंदर भी आपके 20 क्वेश्चंस, जीके और सीए के अंदर भी आपके 20 क्वेश्चंस और हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी आपके 20 क्वेश्चंस। इस प्रकार आपके टोटल कितने हो गए? 80 क्वेश्चंस। और प्रत्येक क्वेश्चंस 2-2 नंबर का होने की वजह से ये पूरे ओवरऑल 160 नंबर का पेपर आपका सेटअप किया जाएगा। लेकिन इस बार जो कुल समय आपको दिया गया है पेपर को हल करने के लिए, वह कुल समय बहुत ही कम दिया गया है, ओनली 60 मिनट। तो इस प्रकार आपको 90 मिनट में नहीं करते हुए इन सभी प्रश्नों को आपको 60 मिनट के अंतर्गत ही पूरा करना होगा। और आपको ये मैं बता देता हूं कि इस बार पेपर का लेवल भी अच्छा खासा रहने वाला है, मतलब अच्छा लेवल वो रखेगा। पहले जो लेवल रखता था, मेरा ऐसी सोचना है, मेरा अनुभव जहां तक कहता है कि पहले 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता था और जितना लेवल वो रखता था उससे थोड़ा सा वो लेवल वो ज्यादा रखेगा। क्यों? क्योंकि पहले 1 क्वेश्चन की वैल्यू 1 नंबर की होती थी, अब 1 क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर की हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू मतलब कि लेवल को सटीक रखेगा ही रखेगा। इस वजह से आप दमदार तरीके से और जितनी लगन, मेहनत, इच्छा और पूरे ईमानदारी के साथ आप इसके अंदर डट जाइए, क्योंकि इस बार अपने को एसएससी जीडी को पार करना है और 1 पोस्ट 1 वर्दी बदन पर लेना है। मेरे हिसाब से कुल समय आपको 60 मिनट ना देते हुए आपको 75 मिनट या 90 मिनट का समय देता तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन जहां तक आपको एसएससी जीडी ने अगर 60 मिनट दिया है तो आने वाले टाइम में आपको कंप्यूटर पे 60 मिनट में ही इनको कवर करना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेवल रहेगा, इसलिए आपकी स्पीड जरूर मांगेगा और स्पीड अगर आपको कवर करना है तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिसके अंदर गणित के 20 क्वेश्चंस आएंगे और सबसे ज्यादा समय अगर लेने वाला सब्जेक्ट है तो वो गणित और रीजनिंग है। और अपने इस चैनल पे जो वीडियो मैं बना रहा हूं और आपको जो गणित और आने वाले टाइम पर आपको रीजनिंग अगर पढ़ाई जाएगी तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ाई जाएगी और ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरीके से अपन समय को बचा सकते हैं, किस तरीके से अपन शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अपन प्रीवियस ईयर पेपर भी अपन लगाएंगे। अगर इन सिलेबस को अगर आपको कंप्लीट करना है तो क्या क्या चीज आपको पढ़नी होगी, क्योंकि 60 दिन अपने पास बचे हैं, ज्यादा टाइम अपने पास बचा नहीं है। ये वैकेंसी आनी थी दिसंबर के अंदर, लेकिन अक्टूबर में गई है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा सोच रहा था कि दिसंबर में अगर वैकेंसी आएगी और कम से कम फरवरी या मार्च तक पेपर लिया जाएगा, लेकिन ये अक्टूबर में आके जनवरी में ही एग्जाम ले रहा है, यानी कहीं ना कहीं बच्चा डगमगा गया है। और गांव देहात के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका हाथ कंप्यूटर पे साफ नहीं होता है, इस वजह से वो फास्ट कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, तो उनको 60 मिनट में ये प्रश्न कवर करने में हो सकता है काफ़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए आप सभी अगर गांव देहात से हैं, अगर आप गरीब बच्चे हैं, तो अगर आप कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से घर बैठे अपने वीडियो देख लीजिए। आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग सेंटर से आपको इस पे कम नहीं मिलेगा, हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। किस तरीके से अपन 60 दिन के अंदर तैयारी कर सकते हैं वो चीज़ भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से अपन वो सवाल
तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि 2018-19 में जो वैकेंसी निकली थी एसएससी जीडी की, उसके सारे के सारे पुराने पेपर आप पेपर को आपको सोल्व करना होगा। सोल्व आप सोच रहे हैं कि सर हमारे पास पुराने पेपर नहीं है, हम कैसे सोल्व कर पाएंगे? तो इसका निराकरण न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर बहुत ही जल्दी कर देगा, क्योंकि सारे की सारी 2028 और 19 की सारे शिफ्टों में जो पेपर हुए थे वो सारा शिफ्ट के पेपर आपको इसी चैनल पर सोल्व करवा के बता दिया जाएगा। इसलिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज कर लीजिए। इसके बाद 2021 में जो वैकेंसी निकली थी उसके भी सारे पेपर, पुराने पेपर आपको सोल्व करने होंगे। आप नए चैप्टर जब भी स्टार्ट करेंगे, आप जब भी कोई भी नए चैप्टर पढ़ेंगे तो नए चैप्टर पढ़ने से पहले नए चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो नए चैप्टर पढ़ने से पहले आप पुराने क्वेश्चंस जरूर लगाएं। उस चैप्टर के पुराने प्रश्न जरूर लगा के देखें आप कि आपके उस चैप्टर जो अपन जो नए चैप्टर कर रहे हैं उसमें जो पूछे गए प्रश्न थे वो किस तरीके से पूछे गए प्रश्न थे, उनको जल्दी से जल्दी सोल्व करे रहे और उनके ऊपर ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तब जाके आप 2 महीने या 60 दिन के अंदर इस बार भी अपन एक अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इतना बताने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी पोस्ट अगर आप अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है और आप फॉर्म डालने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप किसको पहली प्रिपरेशन देंगे और किसको आप सेकंड प्रिपरेशन देंगे, किसको थर्ड, किसको फोर्थ, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि आप किस तरीके से इसको प्रिपरेशन दे सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आपको जो प्रिपरेशन देनी है वो एनसीबी को देनी है। एनसीबी आपको याद है इसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छी और शानदार पोस्ट है। इसको आपको पहली प्रिपरेशन देके इसका फॉर्म डालना है, ताकि क्या होगा कि इसकी मेरिट काफी हाई चलती है। इसका पोस्ट बहुत कम है, मेरिट बहुत हाई चलती है, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत और अच्छी लगन और पूरे प्रयास के साथ अगर उतरते हैं और अच्छा अंक अगर प्राप्त करते हैं, अगर आपको एनसीबी की अगर पोस्ट मिलती है तो काफी अच्छी सैलरी, काफी अच्छा काम और बहुत ही अच्छा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो पहली प्रिपरेशन डालते समय आप एनसीबी को जरूर दें। दूसरी अगर आपको डालना है तो दूसरी पे डालिएगा आप एसएसएफ। एसएसएफ का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, सेक्रेटेरिएट डॉक्यूमेंट्री फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स, सॉरी, ठीक है ना। तो एसएसएफ को आप दूसरी ये दे, बहुत ही अच्छी और शानदार ये पोस्ट है। अगर तीसरी वरीयता जिसको आप देंगे वो होनी चाहिए आपकी सीआईएसएफ। आप सीआईएसएफ को भी दे सकते हैं पहली प्रिपरेशन और एसएसबी को भी दे सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वो आप दे सकते हैं। तीसरी पे अगर आपको एसएसबी के अंदर डालना है तो आप एसएसबी डाल सकते हैं, और तीसरे के अंदर आप सीआईएसएफ अगर डालना चाहते हैं तो सीआईएसएफ आप डाल सकते हैं। चौथी प्रश्न अगर आपको डालना है तो एसएसबी डाल दीजिए या सीआईएसएफ डाल दीजिए, दोनों में से कौन सी भी एक डाल दीजिए। अगर आपने एसएसबी को अगर तीसरी वरीयता दी है तो सीआईएसएफ को आप चौथी दे दीजिए। अगर आपने तीसरी सीआईएसएफ को दी है तो चौथी आप एसएसबी को दे सकते हैं। दोनों बराबरी पोस्ट है और बहुत ही अच्छी शानदार पोस्ट है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल। इसके बाद अगर आपको 5वीं पोस्ट देनी है तो वह दीजिएगा आप सीआरपीएफ। सीआरपीएफ बहुत ही बढ़िया और शानदार पोस्ट सीआरपीएफ के लिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बहुत ही बढ़िया केंद्र के अंदर ही आपकी ड्यूटी लगती है। बहुत ही शानदार जॉब होती है, बहुत ही बढ़िया है, सैलरी भी अच्छी खासी इसके अंदर मिलती है। और 5वीं अगर प्रिपरेशन देना है आप सीआरपीएफ को दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया इसके अंदर पोस्ट होती है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। और 6 नंबर पे आप दीजिए बीएसएफ। बीएसएफ बहुत ही बढ़िया, और इस बार एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर है तो बीएसएफ के अंदर है, लगभग 10,000 के समथिंग इसके अंदर वैकेंसी है। ठीक है, इस प्रकार अगर आपको 7वीं पोस्ट डालनी है वो आईटीबीपी की डालिएगा, आईटीबीपी।
और आठवीं पोस्ट आप जरूर डालिए असम राइफल्स। असम राइफल्स की पोस्ट आप लास्ट नंबर पर डालिएगा, 8वें नंबर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी सीमा उत्तर पूर्वी पे लगती है और बहुत ज़्यादा दूर भी है अपन से, तो कहीं ना कहीं बहुत दूर भी लग जाती है, अपने एरिया से काफ़ी दूर लग जाती है, लगती है इंडिया के अंदर ही है, म्यांमार सीमा पे आपकी लगा जाती है, उत्तर पूर्वी भारत पे लगाई जाती है। बहुत ही अच्छी शानदार पोस्ट है, इसको आप लास्ट में रहता दे दीजिएगा। ITBP है, 6 नंबर पे BSF है आपकी, 5 नंबर पे आप CRPF डालेगा। इस तरीके से आप प्रिपरेशन देंगे तो बहुत ही अच्छा और काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके बाद आप जब भी ऑनलाइन पर जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, आप ज़रूर एक बार अपने फॉर्म को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप चेक कर लें, नाम, पापा का नाम, सारे मोबाइल नंबर, मेल और जितनी भी प्रिपरेशन आपने दी वो टोटल जितना भी सब कुछ आप पूरी अपनी जितना भी नाम का स्पेलिंग वगैरह सब अच्छे से चेक करके फॉर्म को सबमिट करिएगा, ठीक है। इसके बाद बस काफ़ी है इतना। और अगर आपको 2 महीने के अगर अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से अगर अपना को पढ़ना है, तो बिल्कुल आप न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बताता हूं कि किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी और किस तरीके से आपको पोस्ट दी जाएगी। आपको सारे पोस्ट के अंदर ही फॉर्म डालना है, ऐसा नहीं कि मुझे BSF में जाना तो ओनली बस BSF में डाल दिया, सभी में डालना। आपको सभी के अंदर प्रिपरेशन देनी है, चाहे आपको BSF में जाना हो चाहे आपको NCB में जाना हो, आपको टोटल पोस्ट आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इनकी मेरिट दी जाएगी। जैसे सोच लो आपके NCB की अगर सोच लो, मैं सोचने को आपको बोल रहा हूं कि अगर NCB की जो मेरिट गई है वो गई है 95 प्लस, और SSF की अगर आपकी गई है SSF की आपकी गई है 90 प्लस मेरिट गई है, और अगर आपके जो नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 80 प्लस आ रहे हैं, तो देखिएगा किस तरीके से आपको पोस्टें मिलेगी। सोच लीजिए CISF की जो मेरिट है वो गई है आपकी 85 प्लस, और SSB की जो मेरिट गई है वो गई है आपकी 80 प्लस। तो देखिएगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन मिलेगी देखने का। अगर आपके नंबर है 80, लेकिन आपने पहली वरीयता किसको दे रखी थी, NCB को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, और इसकी जो मेरिट गई है वो गई है 95, तो वो देखेगा कि आपने जो पहली वरीयता दी क्या आप उस नंबर के आसपास हैं या आप उस नंबर को टच कर चुके हैं। तो आपका देखेगा आपके कितने नंबर है, 80 प्लस ही नंबर है, तो आपको ये पोस्ट नहीं दी जाएगी। इसके बाद वो देखेगा कि आपने दूसरा नंबर पे क्या वरीयता दे रखी है। दूसरे नंबर पे अगर आपका है SSF और यहाँ पे SSF की मेरिट गई है 90 प्लस, उसका मेरिट का जो रेशियो रहा है वो 90 प्लस का रहा है, लेकिन आपके कितने नंबर आए हैं, 80 प्लस नंबर आपके आए हैं। 80 प्लस नंबर अगर आपके आए हैं तो वो देखेगा कि ये SSF की मेरिट 90 गई है, लेकिन आपके तो कितना है, 80 आए हैं, तो आपको ये पोस्ट भी नहीं दी जाएगी। इसके बाद वो तीसरे नंबर पे डालेगा नजर CISF पे, उसने देखा है कि 85 प्लस नंबर से मेरिट गई है, लेकिन आपके फिर भी कितने आ रहे हैं, 80 प्लस नंबर ही आ रहे हैं, तो आपको ये वाली पोस्ट भी नहीं दी जाएगी। चौथे नंबर पे वो देखेगा कि आपके कौन से नंबर है, SSB की जो मेरिट गई है वो 80 प्लस ही गई है, और आपके जो नंबर है वो भी 80 प्लस के ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखेगा कि SSB की मेरिट और आपके नंबर दोनों क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, या मेरिट से भी अगर आपके थोड़े नंबर ज़्यादा होते हैं तो फाइनली आपको SSB की पोस्ट दे दी जाती है। इसी प्रकार से वो वरीयता देते आता है, इस प्रकार से आपका काम हो जाता है। इस प्रकार आप इसी प्रकार से अगर आप प्रिपरेशन डालेंगे तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।